जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए सितंबर 1986 में पश्चिम अंटार्कटिका के फिल्चनर आइस शेल्फ के किनारे से बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा अलग हो गया था। उसे उस समय बस एक साधारण नाम A23A से बुलाया गया था। हालांकि इसका नाम साधारण था, वैज्ञानिकों ने तुरंत समझ लिया कि ये कोई आम हिमखंड नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड था। इसका क्षेत्रफल लगभग 4170 वर्ग किलोमीटर है। ऐसा लगता है जैसे आप बर्फ के एक तैरते हुए विशाल द्वीप को देख रहे हों, जो न्यूयॉर्क सिटी से 5 गुना से भी बड़ा है। अब जैसे जैसे साल बीतते गए, ये बस समुद्र के एक हिस्से में रुक गया। यह एक स्थायी बर्फीले द्वीप जैसा बन गया था, जो अंटार्कटिका के बर्फीले पानी में अटका हुआ था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 3 दशकों से भी ज्यादा समय के बाद कुछ अजीब हुआ। सिर्फ 2023 में A23A फिर से हिलने लगा, जैसे कि ठंडी दुनिया के नीचे सो रहा विशालकाय फिर से जाग गया हो। अब ये धीरे धीरे अंटार्कटिका के पास वेडेल सागर में बह रहा है और हर महीने 150 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर रहा है। कई वैज्ञानिकों के लिए यह गंभीर चेतावनी है, क्योंकि जब एक बहुत बड़ा हिमखंड कई सालों तक स्थिर रहने के बाद फिर से हिलना शुरू करता है, तो ये संकेत हो सकता है कि अंटार्कटिका में बड़े बदलाव हो रहे हैं। और ज्यादातर विशेषज्ञों के अनुसार यह कोई अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि यह बर्फ से ढका महाद्वीप वाकई में कितना महत्वपूर्ण है। और भी कई महत्वपूर्ण सवाल हैं। अगर अंटार्कटिका की सारी बर्फ पूरी तरह से पिघल जाए तो क्या होगा? और अगर समुद्र का स्तर कई इमारतों से भी ऊंचा हो जाए तो दुनिया कैसी दिखेगी? और क्या यह सच है कि यह ग्लेशियर से बहता हुआ खून जैसा कुछ है? और एक और हैरान करने वाला सवाल यह है कि यहाँ इतनी सारी उल्कापिंडें क्यों मिलती हैं? और क्या कभी अंटार्कटिका फिर से हरा भरा हो सकता है? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़ी बात है। बहुत धन्यवाद। और अब चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में चलिए पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें चर्चा करते हैं। जो लोग पहले से नहीं जानते, पुराने नक्शे पहले से ही दुनिया के सबसे दूर के हिस्से में रहस्यमय भूमि को दिखाते थे। इसे अक्सर सदर्न लैंड या कभी-कभी टेरा इनकॉग्निटा कहा जाता है, जिसका मतलब है एक अज्ञात स्थान। यहाँ तक कि ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने भी लगभग 350 ईसा पूर्व में अपनी किताब में पृथ्वी के सबसे दक्षिणी क्षेत्र का उल्लेख किया था, जो मौसम और प्रकृति के बारे में थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 19वीं सदी में ही इंसानों ने अंटार्कटिका की पूरी तरह से पुष्टि की और तभी से इसे एक असली महाद्वीप माना गया। इसका पहला आधिकारिक देखा जाना सिर्फ 1820 में हुआ था। और ये समझने के लिए कि यह इंसानी इतिहास में कितना हाल ही में हुआ, बस सोचिए, उस समय तक बैटरी का आविष्कार हो चुका था, फोटोग्राफी भी आ चुकी थी, यहाँ तक कि सॉफ्ट ड्रिंक्स भी उस समय मौजूद थे। और क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज अंटार्कटिका के देखे जाने से 3 शताब्दी पहले ही कर ली थी। हालांकि उन्होंने इसे देखा था, फिर भी कई लोग इसे पूरा महाद्वीप मानने को तैयार नहीं थे। इसे आधिकारिक रूप से एक अलग महाद्वीप के रूप में मान्यता मिलने में लगभग 2 दशक और लग गए। और ये कोई साधारण द्वीप नहीं था। इसके बावजूद जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका का अधिक अध्ययन किया, वे और भी अधिक हैरान रह गए, क्योंकि यह सिर्फ एक ठंडी जगह ही नहीं थी, यह भी बहुत बड़ा है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है, इसलिए यह पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह लगभग पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका से 1.5 गुना बड़ा है। इसकी समुद्री तटरेखा लगभग 18,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। लेकिन जैसा कि कहावत है, यह तो सिर्फ हिमखंड का सिरा है, क्योंकि अंटार्कटिका का असली डरावना रहस्य इसकी बर्फ के नीचे छुपा है। यहीं पर पूरी पृथ्वी के सबसे बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं। वास्तव में पृथ्वी की लगभग 90% सारी बर्फ अंटार्कटिका में ही है। इसका अर्थ है कि दुनिया का अधिकतर जमी हुई पानी इसी महाद्वीप में है। और अगर हम समुद्री ग्लेशियर को हटा भी दें और सिर्फ जमीन पर मौजूद ग्लेशियर देखें, तो भी यहाँ लगभग 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर मोटी बर्फ फैली हुई है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ कितनी बर्फ जमा है। अनुमान है कि अंटार्कटिका में लगभग 26.5 मिलियन घन किलोमीटर बर्फ है। और ये समझने के लिए कि ये कितना भारी है, 1 घन किलोमीटर बर्फ का वजन
लगभग 0.92 गीगाटन होता है। सीधे शब्दों में कहें तो अंटार्कटिका की पूरी बर्फ की चादर का वजन लगभग 24.38 मिलियन गीगाटन है। यह अभी भी कुछ इलाके हैं जहां बर्फ 4 किलोमीटर से ज्यादा मोटी है, जो कई पहाड़ों से ऊंची है। लेकिन यहां सबसे डरावना सवाल है, क्या होगा अगर ये सब बर्फ पिघल जाए? वैज्ञानिकों के अनुसार अगर अंटार्कटिका की सारी बर्फ पूरी तरह से पिघल जाए तो दुनिया का समुद्र स्तर लगभग 58 मीटर तक बढ़ जाएगा। अगर इसे जोड़ा जाए तो यह लगभग 190 फीट होता है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के कई मशहूर शहर पूरी तरह से डूब सकते हैं। न्यूयॉर्क सिटी और लंदन जैसे शहर बाढ़ के कारण नक्शे से गायब हो सकते हैं। और नीदरलैंड्स देश, जिसकी स्थिति समुद्र के मुकाबले पहले से ही नीची है, वह सचमुच दुनिया के नक्शे से मिट सकता है। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, अंटार्कटिका की बर्फ सिर्फ साधारण पानी नहीं है, यह मीठा पानी है। वास्तव में पृथ्वी के लगभग 70% मीठे पानी का भंडारण यहीं है, और यहीं पर अंटार्कटिका और भी खास बन जाता है। हालांकि ये चारों ओर बर्फ से घिरा है, फिर भी इसे रेगिस्तान कहा जाता है। और ये कोई आम रेगिस्तान नहीं है, ये तो दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान है। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? जिस जगह पर सबसे ज्यादा बर्फ और पानी है, वो जगह रेगिस्तान कैसे बन गई? जब भी हम रेगिस्तान शब्द सुनते हैं तो अपने आप हमारे दिमाग में जलती हुई गर्मी, फैली हुई रेत और बड़ी बड़ी रेत की आंधियां, जैसे कि सहारा रेगिस्तान में होती हैं, आ जाती हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार ज्यादातर लोगों की रेगिस्तान के बारे में जो आम धारणा है वो गलत है, क्योंकि असली मायने में रेगिस्तान की पहचान गर्मी नहीं बल्कि बारिश की कमी है। सीधे शब्दों में कहें तो जब किसी जगह पर लगभग बारिश या नमी नहीं होती तो उसे रेगिस्तान माना जाता है, चाहे वहां चारों तरफ बर्फ ही क्यों ना हो। और अंटार्कटिका बिल्कुल ऐसा ही है। दक्षिणी ध्रुव पर हर साल औसतन केवल लगभग 15 मिलीमीटर ही कुल वर्षण होता है। यह बहुत ही कम है। ताकि आपको अंदाजा हो सके कि यह कितना कम है, सहारा रेगिस्तान में भी हर साल इससे ज्यादा बारिश होती है, और यह लगभग 76 मिलीमीटर है। हाँ, सहारा अंटार्कटिका से भी ज्यादा नम है। अंटार्कटिका के कुछ तटीय इलाकों में कभी कभी थोड़ी बहुत बर्फ या वर्षा होती है, लेकिन यह भी बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही कम मात्रा में होती है। इसलिए कुल मिलाकर यह महाद्वीप बेहद सूखा ही रहता है। तो भले ही ये मोटी बर्फ से ढका हो, इसे आधिकारिक तौर पर अब भी एक असली रेगिस्तान कहा जाता है। और जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि जो मोटी बर्फ हम आज देखते हैं वो बस कुछ सालों या सदियों में नहीं बनी है। अंटार्कटिका में इतनी विशाल बर्फ की परत बनने में दसियों लाख साल लगे हैं। अगर आपको लगे कि वो जगह सूखी है तो इससे भी ज्यादा चरम चीज बाकी है। अंटार्कटिका का एक हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि वहां लगभग 20 लाख सालों से बारिश या कोई भी वर्षा नहीं हुई है। इसका मतलब है धरती पर एक जगह है जहां करीब 2 मिलियन साल से बारिश नहीं हुई। और बाद में हम इस पर भी बात करेंगे कि वो जगह किसी दूसरे ग्रह जैसी क्यों दिखती है। वापस आते हैं। अंटार्कटिका के बारे में एक और अनोखी बात यह है कि इसका असली मालिक कोई नहीं है। ये कोई देश नहीं है, ना ही कोई उपनिवेश। कुछ देशों ने इसके हिस्सों पर दावा किया है, लेकिन अंटार्कटिका का कोई आधिकारिक मालिक नहीं है। लेकिन फिर भी इसका अपना फोन कोड है, इंटरनेट डोमेन .aq है, और यहां तक कि अपना खुद का झंडा भी है। ये सच में हमारी सामान्य दुनिया से बिल्कुल अलग एक दुनिया जैसा है। अंटार्कटिका में कई चीजें पृथ्वी के सामान्य नियमों पर नहीं चलती, जैसे टाइम जोन यहां मायने नहीं रखते। दुनिया में समय सुबह, दोपहर या रात साफ होता है, लेकिन अंटार्कटिका में ये वहां के शोध स्टेशन पर निर्भर करता है। हर स्टेशन अपनी समय व्यवस्था अपनाता है। अंटार्कटिका में अभी क्या समय है, ये थोड़ा पेचीदा सवाल है। साउथ पोल में ऐसा समय होता है जब सूरज लगभग नहीं डूबता। 21 सितंबर से 23 मार्च तक, जिसे पोलर डे कहा जाता है, वो समय होता है। उस दौरान सच में रात नहीं होती। सूरज क्षितिज के आसपास घूमता और लगातार चमकता है। ये 184 सामान्य दिनों जितना लंबा दिन होता है। इसके बाद पोलर नाइट आती है। ये एक लंबा समय होता है जब लगभग लगातार अंधेरा रहता है। इसी वजह से अंटार्कटिका में दिन और रात के बीच कोई साफ अंतर नहीं होता। और जाहिर है
वहां की परिस्थितियां इतनी कठोर हैं कि शायद ही कोई इंसान वहां स्थायी रूप से रहना चाहता है। अंटार्कटिका में लगभग कोई स्थायी निवासी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हर साल वहां कुछ लोग रहते ही हैं। आमतौर पर अंटार्कटिका में मौसम के हिसाब से लगभग 1000 से 5000 लोग रहते हैं। उनमें से ज्यादातर वैज्ञानिक, शोधकर्ता, सरकारी कर्मचारी और कभी-कभी उनके परिवार वाले भी होते हैं। अंटार्कटिका के ज्यादा सुलभ हिस्सों में अभियान से पहले कड़ी शर्तें होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप और खतरनाक जगहों की तरफ बढ़ते हैं, नियम और भी सख्त हो जाते हैं। और एक शर्त तो वाकई चौंकाने वाली है। कुछ मिशनों में जिनकी अपेंडिक्स नहीं निकली, उन्हें शायद शामिल होने न दें। अजीब है ना? अंटार्कटिका जाने से पहले अपेंडिक्स क्यों निकलवाते हैं? क्या वहां कोई ऐसा वायरस है जो अपेंडिक्स को नुकसान पहुंचाता है? इसका जवाब एक सच्ची घटना से जुड़ा है, जो लगभग एक त्रासदी बन गई थी। 29 अप्रैल 1961 को 27 वर्षीय सोवियत डॉक्टर लियोनिड ड्रोगोसोव को अचानक तेज कमजोरी, बुखार, उल्टी और पेट के दाहिने हिस्से में तेज दर्द महसूस हुआ। और चूंकि वो अपनी 13 सदस्यीय अभियान टीम में अकेले डॉक्टर थे, उनके पास अपनी ही जांच करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। जांच के बाद एक डरावना निदान सामने आया, तीव्र एपेंडिसाइटिस। और इससे भी बुरा यह था कि उसे बचाने के लिए आसपास कोई हवाई जहाज नहीं था। मौसम भी बहुत खराब था, इसलिए निकासी असंभव थी। सीधे शब्दों में कहें तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे मौत की सजा सुना दी गई हो। लेकिन हार मानने के बजाय उसने एक ऐसा काम किया जिस पर यकीन करना लगभग नामुमकिन है। उसने फैसला किया कि वह खुद ही अपनी अपेंडिक्स की सर्जरी करेगा। हाँ, उसने खुद ही अपने शरीर पर अपेंडेक्टमी की, क्योंकि उसके मुताबिक यही तरीका था जिससे वो बच सकता था। और भले ही ये ऑपरेशन बहुत मुश्किल, बेहद खतरनाक और लगभग अविश्वसनीय था, फिर भी ये सफल रहा। और अपनी जबरदस्त बहादुरी के कारण लियोनिद ड्रोगोसोव पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। अब इसके बावजूद अगर आप सोचें तो शायद ये काफी वजह हैं कि वहां दिन या रात आधे साल तक चलते हैं, जिससे आपको महसूस होता है कि अंटार्कटिका अब पृथ्वी जैसा नहीं लगता। ये अब किसी दूर एक्सोप्लैनेट जैसा लगता है, जो अंतरिक्ष के किसी दूसरे हिस्से में घूम रहा हो। अंटार्कटिका में रहते हुए एक चीज और है जो आपको बाहरी अंतरिक्ष जैसा महसूस कराती है। पर नहीं, हम अभी एलियन की बात नहीं कर रहे हैं, कम से कम अभी तो नहीं, क्योंकि यहाँ एक और तरह के मेहमान हैं जो इस जगह पर नियमित रूप से आते रहते हैं। उल्कापिंड। असल में अंटार्कटिका पृथ्वी पर अंतरिक्ष से आए उल्कापिंडों को खोजने की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। पृथ्वी पर पाए गए लगभग 2/3 उल्कापिंड यहीं मिले हैं। और ये स्वाभाविक है कि बहुत से लोग सोचें, आखिर यहीं क्यों? क्या अंटार्कटिका में उल्कापिंड दूसरी जगहों से ज्यादा गिरते हैं? कुछ लोगों को इसमें साजिश लग सकती है, लेकिन असली वजह बहुत साधारण है। यहाँ पर असल में ज्यादा उल्कापिंड नहीं गिरते, बस उन्हें यहाँ ढूंढना ज्यादा आसान है, क्योंकि चारों तरफ सब कुछ बहुत सफेद है। इसलिए बर्फ के ऊपर कोई भी छोटा सा काला पत्थर भी तुरंत नजर आ जाता है, जैसे आपने सफेद कागज पर कोयले का टुकड़ा रख दिया हो। इसके अलावा अंटार्कटिका में हवा भी बहुत सूखी होती है, इसलिए यहाँ उल्कापिंड बाकी दुनिया के मुकाबले कम खराब होते हैं। और भले ही वे बर्फ में धंस जाएं, ग्लेशियर की गति का एक अनोखा असर होता है। यह उल्कापिंडों को बहुत गहराई तक धंसने नहीं देता। वे आमतौर पर सतह के पास ही रहते हैं, इसलिए वैज्ञानिकों के लिए अंटार्कटिका प्राकृतिक खजाने जैसा है। 2022 से 2023 तक के अभियान में एक अंतर्राष्ट्रीय शोध टीम ने थोड़ी ही खोज के बाद तुरंत 5 नए उल्कापिंड खोज लिए, और उनमें से एक का वजन 7.6 किलोग्राम है। ये उल्कापिंड के लिए बहुत बड़ा है। फील्ड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की मारिया वॉल्डेस के अनुसार पिछले एक सदी में अंटार्कटिका से लगभग 45,000 उल्कापिंड लाए जा चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में सिर्फ करीब 100 ही हैं जो उस अभियान द्वारा पाए गए उल्कापिंड जितने या उससे बड़े हैं। इसका मतलब है इस तरह की खोज बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन भले ही जब हम अंटार्कटिका की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ बर्फ और हिमपात आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां सिर्फ वही देखने को मिलेगा। अंटार्कटिका की कुछ जगहें यूरोप के पहाड़ों जैसी दिखती हैं। कई बार तस्वीरें देखकर लगता है जैसे आप स्विस आल्प्स में हैं। पर एक चीज है
जो तुरंत याद दिलाएगी कि आप अंटार्कटिका में हैं, वो है सम्राट पेंगुइन। क्योंकि सम्राट पेंगुइन केवल यहीं मिलते हैं, दुनिया में और कहीं नहीं। हर साल नवंबर से मार्च के बीच दक्षिणी गोलार्ध की गर्मियों में कुछ क्रूज शिप अंटार्कटिका आती हैं। हाँ, दुनिया के सबसे ठंडे महाद्वीप पर भी पर्यटन होता है। लेकिन जैसे जैसे आप अंटार्कटिका के सबसे दक्षिणी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, खासकर जब सर्दी होती है, वहीं आपको इसकी असली कठोरता महसूस होगी। वो ठंड जो हड्डियों तक चुभ जाती है। असल में पृथ्वी पर दर्ज की गई सबसे कम तापमान भी यहीं पर हुआ था। 2010 में अंटार्कटिका में -92 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। वह पूरे ग्रह पर रिकॉर्ड किया गया सबसे ठंडा तापमान है। और जब हम अंटार्कटिका की बात कर रहे हैं, तो एक और चीज है जिसके बारे में लगभग सभी ने सुना है, ओजोन छिद्र। लेकिन भले ही वह शब्द बहुत मशहूर है, बहुत से लोग वास्तव में यह पूरी तरह नहीं समझते कि यह कितना गंभीर है। ओजोन छिद्र वायुमंडल का वो हिस्सा है जहां ओजोन की सांद्रता बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और ओजोन परत बहुत जरूरी है, क्योंकि यही पृथ्वी को सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। अगर ये न हो तो पृथ्वी पर जीवन और खतरनाक हो जाएगा। लेकिन कई लोग एक बात गलत समझते हैं। अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र कोई स्थायी छेद नहीं है जो पूरे साल खुला रहता है। यह एक मौसमी घटना है। इसका मतलब है कि यह मौसम के हिसाब से बढ़ता और घटता है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने इस समस्या को पहली बार 1985 में खोजा था। उन्होंने देखा कि हर अगस्त में अंटार्कटिका के वायुमंडल का एक बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जहां ओजोन की सांद्रता बहुत कम हो जाती है, और दिसंबर आते आते ये लगभग गायब हो जाता है। इसी वजह से वैज्ञानिक समुदाय तुरंत चिंतित हो गया, क्योंकि अगर यह समस्या और बढ़ती रही तो इसका पूरे पृथ्वी पर बड़ा असर हो सकता है। और वैज्ञानिकों द्वारा सबसे अधिक स्वीकृत व्याख्या के अनुसार इसका मुख्य कारण भी इंसान ही है। खास तौर पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC और 100 से भी ज्यादा हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल। गंभीर चिंता के कारण अलग अलग देशों ने तेजी से कदम उठाए। 1985 में ओजोन परत की सुरक्षा के लिए वियना कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए, और सिर्फ 2 साल बाद सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के साथ इसे आगे बढ़ाया गया। तब से स्थिति धीरे धीरे बेहतर होती गई। शोधकर्ता हर साल देख रहे हैं कि ओजोन छिद्र छोटा होता जा रहा है। कुछ आशावादी तो ये भी मानते हैं कि 2060 तक यह पूरी तरह से खत्म हो सकता है, और संयुक्त राष्ट्र की कुछ रिपोर्टों के अनुसार यह सच में संभव हो सकता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, खासकर 2023 में, एक बार फिर से नई चिंता पैदा हो गई। यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट्स के सैटेलाइट डेटा के आधार पर वैज्ञानिकों ने देखा कि उस साल ओजोन होल पहले ही बन गया था। आमतौर पर यह बाद में दिखाई देता है, लेकिन 2023 में यह अगस्त में ही शुरू हो गया था, और विशेषज्ञों के मुताबिक यह सामान्य नहीं था। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के मार्टिन डुकर के अनुसार इसका इतना जल्दी बनना बिल्कुल अप्रत्याशित था। अगर ओजोन होल और बढ़ा तो दक्षिणी महासागर और गर्म हो सकता है। ये समस्या है क्योंकि इस समय अंटार्कटिका में समुद्री बर्फ का स्तर रिकॉर्ड न्यूनतम पर है। इसके अलावा पराबैंगनी विकिरण में वृद्धि अंटार्कटिका के आसपास की हवा के पैटर्न को भी बदल सकती है, और जब ऐसा होगा तो बर्फ का पिघलना और भी तेज हो जाएगा। इस बिंदु पर आप सच में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, 2023 शायद अब बहुत हो गया। लगता है हमारे ग्रह की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार निष्कर्ष के लिए अभी भी जानकारी कम है। और जब तक अंटार्कटिका पृथ्वी के सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक बना रहता है, हम और भी अजीब रहस्य खोजते रहेंगे जो वहां छुपे हुए हैं। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में नदी एक आम चीज है, लेकिन अंटार्कटिका में यह एक अनोखा चमत्कार है। यह है ओनिक्स नदी, अंटार्कटिका की सबसे लंबी नदी। भले ही इसकी लंबाई लगभग 32 किलोमीटर ही है, लेकिन सबसे अलग बात यह है कि यह नदी हर साल सिर्फ लगभग 2 महीने ही बहती है। साल के बाकी समय में इसका नदी तल जमी हुई रहती है, लेकिन जब छोटी अंटार्कटिक गर्मी आती है तो नदी अचानक जीवित हो उठती है और सबसे ठंडे महाद्वीप के बीच बहना शुरू कर देती है। यह इसलिए होता है क्योंकि अंटार्कटिका के नीचे एक अनोखी जल प्रणाली है। मोटी ग्लेशियर की परत के नीचे छिपी हुई उपहिमनदी झीलें और भूमिगत धाराएं हैं। जब गर्मियों में बर्फ आंशिक रूप से पिघलती है
तो पानी जमा हो जाता है जब तक कि वह पूरी तरह से बाहर नहीं निकल जाता और ओनिक्स नदी जैसी नदियां बना देता है। यहाँ मछलियां नहीं हैं, लेकिन यह सूक्ष्म जीवों व शैवाल के लिए जीवन रेखा है जो अंटार्कटिका की कठोर जलवायु में जीवित रहते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये नदी जहां बहती है वो धरती की सबसे सूखी जगह है। यह है मैकमर्डो ड्राई वैलीज, जहां 20 लाख साल से लगभग कोई वर्षण नहीं हुआ। अटाकामा रेगिस्तान के हिस्से भी इसके सामने नखलिस्तान लगते हैं। ये जगह लगभग निर्जीव है। कुछ मिट्टी के नमूनों में जीवन के संकेत नहीं मिले, इसलिए इसकी तुलना अक्सर मंगल ग्रह से की जाती है। मंगल ग्रह की परिस्थितियों से इतनी ज्यादा समानता होने के कारण नासा ने इसे वाइकिंग लैंडर्स के लिए परीक्षण स्थल के रूप में भी इस्तेमाल किया था। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है। घाटियों में मम्मी जैसे सील के शव बिखरे हुए हैं जो सैकड़ों या हजारों सालों से वहां हो सकते हैं। आज तक वैज्ञानिक भी पक्के तौर पर नहीं जानते कि ये सील इतनी दूर दराज जगह पर क्यों पहुंच गईं। यहाँ इतनी ज्यादा सूखापन होने का एक कारण है जिसे कैटाबैटिक हवाएं कहा जाता है। ये बेहद ठंडी और सूखी हवाएं हैं जिनकी गति कभी-कभी 320 किलोमीटर घंटा तक पहुंचती है। इन्हीं के कारण यह इलाका करीब 8 मिलियन साल से लगभग बर्फ रहित है। यहाँ अंटार्कटिका खास बनता है क्योंकि पृथ्वी की सबसे सूखी जगह के पास ही खून जैसे रंग का झरना है जिसे ब्लड फॉल्स कहते हैं। इसे 1911 में ग्रिफिथ टेलर ने खोजा था। शुरू में लोगों ने सोचा कि इसके लाल रंग का कारण केवल शैवाल हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये रंग ग्लेशियर के नीचे के पानी में ज्यादा आयरन होने से होता है। पानी बाहर आकर ऑक्सीजन से मिलने पर आयरन ऑक्साइड बनता है जिससे इसका रंग खून जैसा हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि उस पानी में कुछ माइक्रोब्स सूरज की रोशनी और लगभग बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रहते हैं। इसी कारण ब्लड फॉल्स एस्ट्रोबायोलॉजी रिसर्च के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे ये पता चल सकता है कि मंगल, यूरोपा और टाइटन पर जीवन संभव है या नहीं। और अंटार्कटिका में सिर्फ रेगिस्तान और ग्लेशियर ही नहीं हैं, यहाँ विशाल पहाड़ भी हैं। सबसे ऊंचा है विंसन मैसिव, जिसकी ऊंचाई 4892 मीटर है। लेकिन और भी हैरानी की बात यह है कि अंटार्कटिका में एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है। यह माउंट एरेबस है जो 1.3 मिलियन साल से सक्रिय ज्वालामुखी है और इसके क्रेटर के अंदर ही एक लावा झील है जो 1970 के दशक की शुरुआत से लगातार उबल रही है। हाँ, पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थान के बीचों बीच सचमुच लावा की एक झील है। फिर भी अनोखा ज्वालामुखी होने के अलावा माउंट एरेबस का एक अंधेरा इतिहास भी है। नवंबर 28, 1979 में एक एयर न्यूजीलैंड DC-10 पैसेंजर प्लेन सीधे ज्वालामुखी के किनारे पर गिर गया। इसमें सवार सभी 257 लोग, जिनमें क्रू और यात्री शामिल थे, मारे गए। यह अंटार्कटिका के इतिहास की सबसे भयानक त्रासदियों में से एक है और यह सिर्फ ये दिखाता है कि चाहे ये जगह कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, ये अब भी बहुत खतरनाक है। फिर भी कई खोजकर्ता और वैज्ञानिक अब भी अपनी जान जोखिम में डालकर अंटार्कटिका का अध्ययन करते हैं और आज भी उनकी वीरता के निशान बाकी हैं। सबसे प्रसिद्ध में से एक हैं ऐतिहासिक झोपड़ियां, जिन्हें पहले अंटार्कटिक खोजकर्ताओं ने छोड़ा था। रॉस द्वीप पर कुछ पुरानी झोपड़ियां हैं जिन्हें रॉबर्ट फॉल्कन स्कॉट और अर्नेस्ट शैकल्टन ने उपयोग किया था। अंटार्कटिक अन्वेषण के वीरतापूर्ण युग में बनी 1907 की अर्नेस्ट शैकल्टन की झोपड़ी एक जमी हुई टाइम कैप्सूल जैसी है। यह अब भी 100 साल पुरानी दवाइयां, स्लीपिंग बैग्स, डिब्बा बंद खाना और रोटियां देखी जा सकती हैं जो खोजकर्ताओं ने छोड़ी थीं। अंटार्कटिका की ठंडी, सूखी जलवायु के कारण चीजें लगभग खराब नहीं होती। यही रॉबर्ट फॉल्कन स्कॉट की 1911 की झोपड़ी पर भी लागू है। उन्होंने वहां इतनी चीजें छोड़ी थीं कि 1 दर्जन से ज्यादा लोग 1 साल से भी ज्यादा समय तक वहां रह सकते थे। और हैरानी की बात यह है कि वहां रखे कुछ खाने की चीजें आज भी खाने लायक हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि अंटार्कटिका में एक असली छोटा सा कस्बा भी है। यह है विला लास एस्ट्रियास, एक चिली बस्ती जिसमें स्कूल, छोटा सुपरमार्केट, लाइब्रेरी, अस्पताल, इंटरनेट और यहाँ तक कि पोस्ट ऑफिस भी है। यह अंटार्कटिका की 2 स्थायी रूप से आबाद बस्तियों में से एक है। हालांकि ये छोटी है, यहाँ लगभग 80 से 100 लोग रहते हैं। यहाँ के निवासियों की संख्या मौसम पर निर्भर करती है, लेकिन क्योंकि यहाँ की मेडिकल सुविधाएं सीमित हैं, इसलिए वहां रहने से पहले
निवासियों को एपेंडेक्टोमी करवाना अनिवार्य है ताकि आपातकालीन मामलों से बचा जा सके। और जाहिर है अंटार्कटिका की बात तब तक पूरी नहीं होती जब तक इसके सबसे मशहूर स्थान दक्षिण ध्रुव की चर्चा न हो। यह स्थान भौगोलिक दक्षिण ध्रुव या 90 डिग्री दक्षिण के नाम से भी जाना जाता है। यह पृथ्वी का सबसे दक्षिणी बिंदु है जहां ग्रह के घूमने की धुरी मिलती है। ये एक बहुत ही विशाल, शांत और लगभग अंतहीन सफेद परिदृश्य में स्थित है जो समुद्र तल से लगभग 2835 मीटर की ऊंचाई पर है। अगर आप यहां आएंगे तो देखेंगे यहां का माहौल बहुत साधारण है। न पेड़ है न पहाड़, चारों तरफ सिर्फ बर्फ है। लेकिन वहां एक चीज है जो खास है। एक धातु की छड़ है जो दक्षिण ध्रुव का सटीक निशान बताती है। और ये जानकर अच्छा लगता है क्योंकि हर साल इसे थोड़ा थोड़ा हिलाया जाता है, क्योंकि अंटार्कटिका की बर्फ भी हर साल धीरे धीरे खिसकती रहती है। अगर आपको दक्षिण ध्रुव बहुत उदास और अलग थलग लगता है तो अमुंडसेन स्कॉट दक्षिण ध्रुव स्टेशन देखकर आपकी सोच बदल सकती है। यह एक रिसर्च स्टेशन है जो ठीक भौगोलिक दक्षिण ध्रुव के पास स्थित है। फोटो लेने वालों के लिए यहाँ सेरिमोनियल साउथ पोल नाम की खास जगह है। लेकिन आज भले ही अंटार्कटिका में लोग और आधुनिक स्टेशन मौजूद हैं, ये अब भी पृथ्वी के सबसे कठोर वातावरणों में से एक बना हुआ है। और हैरानी की बात है कि कभी इस महाद्वीप का रूप बिल्कुल अलग था। करोड़ों साल पहले अंटार्कटिका पूरी तरह बर्फ से ढका नहीं था। यहाँ कभी घने जंगल थे, पौधे थे और डायनासोर उस जगह पर घूमते थे जो आज मोटी ग्लेशियर से ढकी हुई है। करीब 145 मिलियन से 66 मिलियन साल पहले अंटार्कटिका के तटों पर भी ताड़ के पेड़ हुआ करते थे और उस समय औसत तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस था। वैज्ञानिक इसे इयोसीन ग्रीन हाउस पीरियड कहते हैं, जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक थी और पृथ्वी की जलवायु बहुत गर्म थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, तब अंटार्कटिका भूमध्य रेखा के और करीब था। लेकिन लाखों करोड़ों सालों में यह धीरे धीरे अपनी जगह बदलता गया। यहां कभी घने हजारों साल पुराने जंगल थे, अब केवल पौधों और प्राचीन जानवरों के जीवाश्म ही उस पुराने हरे भरे अंटार्कटिका के सबूत हैं। लेकिन इसकी बर्फ के नीचे और भी हैरान करने वाली चीजें छुपी हैं, जैसे अंटार्कटिका की हिमनद परतों के नीचे छुपी झीलें। इनमें कुछ झीलें तब से मौजूद हैं जब महाद्वीप बर्फ से ढका नहीं था। इनमें सबसे प्रसिद्ध है लेक वोस्तोक। इसे 1990 के दशक के अंत में रूसी रिसर्च स्टेशन वोस्तोक के पास खोजा गया था। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे सीधे नहीं देखा है क्योंकि यह लगभग 4 किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे छुपा हुआ है। सिर्फ अपनी रडार तकनीक से ही उन्हें पता चला कि ग्लेशियर के नीचे एक बड़ी झील है और ये छोटी नहीं है। ये लगभग 160 किलोमीटर लंबी और करीब 30 किलोमीटर चौड़ी है, जैसे अंटार्कटिका के नीचे एक पूरा छुपा हुआ संसार हो। इसी कारण वैज्ञानिकों की रुचि बढ़ी, क्योंकि झील की बर्फ पृथ्वी के इतिहास की किताब जैसी है। यहाँ वातावरण, धूल और ग्रह की जलवायु के बारे में लाखों साल पुरानी जानकारी संरक्षित है। लेकिन सबसे रोमांचक सवाल ये है कि क्या झील के अंदर जीवन हो सकता है? 1989 में शुरू हुई एक लंबे ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के बाद वे आखिरकार 2012 में झील तक पहुंच गए। यहां से लिए गए सैंपल्स में 4000 से ज्यादा बैक्टीरिया की प्रजातियां मिली जो कठोर परिस्थितियों में रहती हैं। उन्हें यह खोज चौंकाने वाली लगी। और वह सिर्फ ठंड ही समस्या नहीं थी, क्योंकि इसकी सतह पर बहुत मोटी बर्फ का भार है। झील के अंदर दबाव लगभग 300 वायुमंडल तक पहुंच जाता है। सीधे कहें तो वहां ऐसे जीव हैं जो ऐसी जगह रह सकते हैं जहां सामान्य जीवन लगभग असंभव है। और एक बार फिर वैज्ञानिकों के मन में एक बड़ा सवाल आया, क्या अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे जीवन है? क्या यह भी संभव है कि बर्फ से ढके समुद्र के नीचे भी जीवन हो सकता है? क्या अंतरिक्ष के किसी और ग्रह या चांद पर भी? अब लौटते हैं। वैज्ञानिकों का लेक वोस्तोक को लेकर उत्साह अधिक समय तक नहीं रहा। बाद में पता चला कि उन्होंने जो ज्यादातर सूक्ष्मजीव देखे वे तो बस उस ड्रिलिंग फ्लूइड से आए थे जिसका इस्तेमाल बर्फ में छेद करने के लिए किया गया था। सीधे शब्दों में कहें तो सैंपल्स दूषित हो गए थे और पता चला कि झील के सतही पानी में लगभग कोई जीवन नहीं है। लगभग, क्योंकि उन्होंने फिर भी एक चीज खोजी थी, एक अनोखा बैक्टीरिया जिसे W123110 कहा गया।
और यहीं से सब कुछ दिलचस्प हो गया। जब इसके जेनेटिक्स की जांच हुई तो यह पृथ्वी के ज्ञात जीवों से सिर्फ 86% से कम मेल खाता था और वैज्ञानिकों के अनुसार किसी जीव को मौजूदा प्रजाति मानने के लिए कम से कम 90% जेनेटिक मेल होना जरूरी है। इसका मतलब यह संभवतः बैक्टीरिया की एक नई किस्म है जिसे विज्ञान ने पहले कभी नहीं देखा था। चाहे ये वो राक्षस या एलियन जीव ना हो जिनकी कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे, फिर भी ये एक बड़ी खोज है। और जैसे जैसे अंटार्कटिका में रिसर्च जारी है, कहा जा रहा है कि बर्फ के नीचे से धीरे धीरे और भी प्राचीन रहस्य सामने आ रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली खोजों में से एक 2020 में हुई थी। नेचर में एक रिपोर्ट ने अंटार्कटिका में विशाल हड्डीदार दांत वाले उड़ने वाले पक्षी के जीवाश्म की घोषणा की थी। इसके अवशेष सबसे पहले 1980 के दशक में देखे गए थे, लेकिन वैज्ञानिकों को इसकी असली अहमियत अब जाकर समझ में आई। यह जीव एक खास समूह का हिस्सा था। इन्हें पेलागोर्निटेट्स कहते हैं। ये प्राचीन शिकारी समुद्री पक्षी हैं जिनकी चोंच में हड्डी जैसे दांत होते हैं। ये असली दांत नहीं थे, लेकिन इनके कारण इनका रूप डरावना लगता था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये बहुत बड़े थे। शोधकर्ताओं के अनुसार इन पक्षियों का पंख फैलाव 5 से 6 मीटर तक था, यानी लगभग 20 फीट। ये आज के ज्यादातर आधुनिक पक्षियों से भी बड़ा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के पीटर क्लोज के अनुसार डायनासोर के विलुप्त होने के बाद ये पक्षी तेजी से विशालकाय बन गए। लाखों वर्षों तक उन्होंने अंटार्कटिका के प्राचीन महासागर के ऊपर आसमान पर राज किया और संभव है कि ऐसी कई जीवों के जीवाश्म अभी भी बर्फ के नीचे छिपे हुए हों, क्योंकि प्राचीन काल में अंटार्कटिका में बर्फ नहीं जमी थी। असल में उस समय ऐसे भी दौर थे जब दक्षिणी महासागर का तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। उस समय अंटार्कटिका गर्म, हरा भरा और जीवन से भरपूर था। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार ये सब कुछ बदल गया, क्योंकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक हो गई, जिससे आज की तरह जबरदस्त ग्रीन हाउस प्रभाव हुआ। वो चिंता फिर से लौट रही है। कई विशेषज्ञों के मुताबिक पृथ्वी आज ग्रह के इतिहास के लगभग किसी भी दौर से ज्यादा तेजी से गर्म हो रही है। और इस बार इसका मुख्य कारण ज्वालामुखी नहीं है, बल्कि इंसान की आधुनिक इंडस्ट्री है। असल में पश्चिमी अंटार्कटिका के कुछ हिस्से पिघलना शुरू हो गए हैं, और भले ही अगले कुछ दशकों में महाद्वीप फिर से हरा भरा ना हो, वैज्ञानिकों के लिए ये साफ है कि बदलाव शुरू हो चुका है। लेकिन बड़ी समस्या है, जब ध्रुवों की सारी बर्फ पिघल जाएगी तो सिर्फ अंटार्कटिका नहीं, पूरी दुनिया बदल जाएगी। एंडो